काला जादू मतलब शैतान अभी भी इसी दुनिया में मौजूद है और उसका जाल बिछ चुका है। इस जाल में शैतान अपने शिकार का इंतजार कर रहा है और जब भी कोई शिकार उसके शैतानी जाल में जाने अनजाने में फंस जाता है तो शुरू होता है उडू मतलब मौत का खेल। मैदनीपुर गांव, जनवरी की ठंडी आधी रात का वक्त। ना तो किसी इंसान और ना ही किसी जानवर तक की कोई आवाज। हर जगह पेड़ों के साए किसी प्रेत की तरह हिल डुल रहे थे। ठंडी हवाओं के चलने से दांतों की गिड़गिड़ाहट कंबल और रजाई में भी सुनाई दे जाती थी। इतने में एक साया जमींदार विक्रम सिंह की हवेली के बाहर खड़े दरबानों की निगाहों में आ जाता है। यह कौन है जो जमींदार विक्रम सिंह की शानदार हवेली में दाखिल हो रहा है? उसके नजदीक आने पर दरबानों ने उसे पहचान लिया। वो था विक्रम सिंह का छोटा बेटा सुमेर सिंह। इतने में विक्रम सिंह बेहद गुस्से में हवेली के बाहर पहुंच गए, क्योंकि उनके लाखों बार समझाने के बावजूद सुमेर सिंह ऐसी संगत में पड़ गया था कि जिससे शैतान भी तौबा कर ले। हवेली के पास आकर सुमेर सिंह ने अपने पिता को बहुत गुस्से में देखा और फिर उन्हें अनदेखा करके हवेली के अंदर चला गया। मैदनीपुर गांव में सबसे साधन संपन्न और बहुत अमीर किंतु सज्जन इंसान थे जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह। उनकी इज्जत और सम्मान इतना था कि उनके एक बार कहने से ही लोगों के बीच के झगड़े सुलझ जाते थे। उनके परिवार में केवल दो बेटे थे, बड़े बेटे अचल सिंह और छोटा सुमेर सिंह। और उनकी पत्नी गायत्री देवी की मृत्यु 5 साल पहले ही हो चुकी थी। बड़े बेटे अचल सिंह की शादी 10 साल पहले उनके ही जैसे ठाकुर घराने के पास के ही गांव के रणवीर सिंह की बेटी पूर्णिमा से हो चुकी थी। लेकिन गायत्री देवी की मृत्यु के बाद अचानक एक दिन अचल सिंह की संदेहास्पद स्थिति में मैदनीपुर के बाहर मृत्यु हो गई। अचल सिंह का एक ही बेटा था जिसका नाम महेंद्र सिंह था और अभी वो मात्र 8 साल का ही था। बड़े बेटे की अचानक मौत से विक्रम सिंह सदमे में आ गए थे, लेकिन छोटे से महेंद्र को देखकर वह बची हुई शक्ति से अपना शेष जीवन बिताने लगे और पूर्णिमा को उन्होंने बहू की जगह अपनी बेटी का दर्जा दे दिया। अब हवेली के सब काम पूर्णिमा की ही देख रेख में होने लगे। विक्रम सिंह की बहू को बेटी बनाने के इस व्यवहार को देखकर गांव वाले अब उनकी पूजा ही करने लगे थे। और जैसा कि समय बीतने लगा, विक्रम सिंह ने सुमेर सिंह को कारोबार की कुछ जिम्मेदारी देने की सोची, लेकिन सुमेर सिंह का दिमाग किन्हीं और ही लोगों में उलझने लगा था। गांव के बाहर आकर ठहरे हुए बंजारे, जो कि काला जादू यानी कि विज्ञान की भाषा में वुडू करने में माहिर थे, या सीधे शब्दों में वो बंजारे एक कपड़े के मंत्र पूरित पुतले में अपने दुश्मन के प्राण कैद करके उसे बहुत मुश्किल मौत देने में सक्षम थे। उन बंजारों की टोली में एक बड़ी रहस्यमयी औरत थी जिसका नाम तारा था। तारा उन सभी बंजारों के रहने के लिए बनाए गए तंबुओं से कुछ अलग थलग एक दूरी पर बने हुए तंबू में रहती थी और उसका भेष किसी को भी बेचैन करने के लिए काफी था। सुमेर सिंह को जब उसी कबीले का रहने वाला हाकिम सिंह पहली बार तारा से मिलवाने लाया तो सुमेर सिंह को तनिक भी भान नहीं था कि वो एक ऐसी मुसीबत में फंसने जा रहा है कि जिससे जीते जी निकलना नामुमकिन है। हाकिम सिंह कहने को तो सुमेर सिंह को अपना दोस्त बुलाता था, लेकिन मन ही मन में वो ठाकुर विक्रम सिंह के परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। हाकिम सिंह के इस बदले के पीछे वजह थी कि एक दिन
वो विक्रम सिंह की हवेली में रात को चोरी करने के इरादे से घुस गया था, लेकिन पकड़ा गया। संयोग से उस समय सुमेर सिंह हवेली में मौजूद नहीं था। विक्रम सिंह ने बंजारों के सरदार को इस बारे में सब कुछ बता दिया, तो उन्होंने हाकिम सिंह की बंजारों के होने वाले सरदार की पदवी छीन ली और उसके साथ अपनी बेटी की सगाई भी तोड़ दी। इन सब घटनाओं के चलते हाकिम सिंह के मन में अगर कुछ बच गया था तो वो था विक्रम सिंह के पूरे परिवार को खत्म करने का जुनून। हाकिम सिंह अब एक ऐसा सांप बन चुका था कि जिसका फन कुचला जा चुका था, और वो अपने बदले का जुनून ठाकुर विक्रम सिंह के परिवार के एक एक सदस्य को जान से मारकर शांत करना चाहता था। इसके लिए हाकिम सिंह का सुमेर सिंह से किसी भी तरह दोस्ती करना जरूरी था, क्योंकि विक्रम सिंह के बड़े बेटे की मौत तो पहले ही हो चुकी थी। अब उसकी गिरफ्त में था सुमेर सिंह, क्योंकि सुमेर सिंह को अपनी तारीफ सुनने की आदत बचपन से ही थी। तो हाकिम सिंह के लिए सुमेर सिंह की झूठी तारीफ करना और उसे खुद को सबसे बेहतर मान लेना, ऐसा माहौल बना देना जिससे कि वो सिर्फ हाकिम सिंह को ही अपना हितैषी माने, कोई मुश्किल काम नहीं था। हाकिम सिंह अपने बदले की धुन के चलते सबसे पहले तारा से मिला और उसका पहला सवाल यही था, तारा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तारा शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है, आओ हाकिम सिंह, जब इंसान का सब कुछ लुट जाता है तो उसे सिर्फ तारा की याद आती है। कहो, किसे जिंदगी से आजाद करना है? हाकिम सिंह हैरानी से पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? ये शैतान की दुनिया है, यहाँ कोई ईश्वर का पुजारी तो आएगा नहीं, और जो यहाँ आएगा उसके इरादे तो यकीनन नेक नहीं हो सकते। या तो वो किसी को पाने के लिए आएगा और या फिर किसी की जिंदगी छीनने के लिए। तो बताओ, किसकी जिंदगी छीननी है? हाकिम सिंह कहता है, वो बात यह है कि तारा लगभग चीखते हुए कहती है, रुको हाकिम सिंह, कुछ भी कहने से पहले मेरी कुछ बातें सुन लो। जो काला जादू तुम मुझसे करवाना चाहते हो मैं करूंगी, लेकिन एक बार तुम इस शैतानी रास्ते पर चल पड़े तो वापस पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद मिलेंगे। और दूसरी बात, ये भगवान नहीं है जो कि बिना कुछ लिए सब कुछ दे देता है। यह शैतान है और इसके साथ सिर्फ सौदा किया जाता है, तो तुझे भी इसे कुछ कीमत देना होगा। हाकिम सिंह कहता है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, तो तुझे क्या कीमत चाहिए? यह फैसला मैं या तुम नहीं बल्कि शैतान करेगा कि तुम्हें कुछ देने के बदले उसे तुमसे क्या चाहिए। तो ठीक है, अभी के लिए चलता हूं, पर तुम इस काम के लिए तैयार रहना। और फिर हाकिम सिंह अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब होने लगा। उसने सुमेर सिंह से जान पहचान धीरे धीरे बढ़ानी शुरू की, जो कुछ ही महीनों में दोस्ती में बदल गई। और फिर एक दिन अपनी खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए हाकिम सिंह ने सुमेर सिंह को बंजारों की बस्ती में तारा के पास ले गया। तारा बंजारों की बस्ती में होते हुए भी उनसे बहुत अलग थी। जहां उस बस्ती में किसी को भी कहीं भी जाने की इजाजत थी, वहीं तारा की रहस्यमय दुनिया में उसकी मर्जी के खिलाफ कोई पैर भी नहीं रख सकता था। और अगर किसी बदनसीब ने जाने अनजाने में ऐसा कुछ कर दिया तो उसका अंजाम था एक दर्दनाक मौत। आलम यह था कि खुद वहां के सरदार भी उससे दूर रहना ही पसंद करते थे, और उसके बारे में अगर कोई शिकायत भी करता तो सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि तारा यानी कि शैतान की गुलाम और ऐसी शैतानी शक्तियों की मालकिन जो कि इंसान की रूह को शैतान की गुलाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी।
तारा इस दुनिया पर शैतानी सायों को राज करते हुए देखना चाहती थी, क्योंकि वह खुद शैतान की गुलाम थी और दूसरे लोगों को किसी भी तरह से फंसाना, फिर जब वो फंस जाएं तो उन्हें शैतान का गुलाम बनाना, बस यही उसका मकसद था। तो इस तरह से हाकिम सिंह ने तारा को शैतान को बलि देने के लिए एक शिकार दे दिया था और अपने बदले को पूरा करने का रास्ता भी साफ कर दिया था। तारा का अजीब भेष बदलकर हाकिम सिंह ने सुमेर सिंह को तारा के मोह जाल में फंसाकर बेहद जिद्दी और अक्खड़ बना दिया था। वो सुमेर सिंह जिसने कभी अपने पिता विक्रम सिंह के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, वही सुमेर सिंह आज अपने पिता की परवाह तक नहीं कर रहा था, क्योंकि यह सिर्फ तारा का मोह जाल नहीं था, बल्कि तारा ने अपना काला जादू सुमेर सिंह पर चलाना शुरू कर दिया था। और नतीजा यह हुआ कि सुमेर सिंह अपने पिता की दौलत और शोहरत तारा पर लुटाने लगा। और इस बात से बहुत दुखी विक्रम सिंह एकांत में बैठे थे कि पूर्णिमा उनके लिए चाय बनाकर कमरे में ले आई और विक्रम सिंह से पूछा, पिताजी आपके लिए चाय लाई हूं, पी लीजिए। क्या बात है पिताजी, बहुत दिनों से देख रही हूं कि आप बहुत परेशान हैं, ना ही अच्छी तरह से खाना खा रहे और ना ही आराम कर रहे हैं। क्या बात है? आपने मुझे हमेशा बेटी से बढ़कर समझा है। अगर कोई ऐसी बात है जो कि आप मुझे कहकर अपना मन हल्का कर सकते हैं तो जरूर कहिए। मैं आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करूंगी। विक्रम सिंह कहते हैं, हाँ बेटी, बैठो, मैं आज तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। कल का कुछ पता नहीं और अब तो मेरी उम्र भी हो चुकी है। एक बार जो आंख बंद हो तो खुले ना खुले। पूर्णिमा आंखों में आंसू भरकर बोली, ये क्या कह रहे हैं पिताजी? हमारे सर पर सदा आपका आशीर्वाद रहे, ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? अपने बड़े बेटे की मौत के बाद आप एक मजबूत दरख्त की तरह हम पर अपनी छाव किए हुए हैं और मैंने आपको पहले कभी इतनी मायूसी में नहीं देखा। ये सब क्या हो रहा है? विक्रम सिंह कहते हैं, हाँ बेटी, ये सच है कि अचल की मौत के बाद भी तुम सब बच्चों के लिए मैं एक मजबूत दरख्त बना रहा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस दरख्त की जड़ें कमजोर हो चुकी हैं और बस अपने गिरने का इंतजार कर रही हैं। क्या तुमने सुमेर सिंह में पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सा बदलाव नहीं देखा? एक कैसा बदलाव पिताजी? उसके रंग ढंग बहुत अजीब से हो गए हैं। वो कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, लेकिन कल रात तो उसने मुझसे जुबान दराजी की, मेरे हर सवाल का उल्टा जवाब दिया। इसलिए आज सुबह सुबह ही मैंने अपने गांव के मंदिर के पुजारी महंत रामकृष्ण जी को बुलवा भेजा है। तो पिताजी, महंत जी ने क्या कहा? उन्होंने सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी, फिर मुझे यह नींबू देते हुए बताया कि सुमेर सिंह को कुछ भी पता नहीं चले। इस तरह से रात में उसके सोने पर उसके तकिए के नीचे रख दीजिए। और फिर क्या हुआ पिताजी? आप कुछ कहते कहते चुप क्यों हो गए? क्योंकि सोच रहा हूं कि तुम्हें मेरे इस इम्तिहान के बारे में बताकर बेवजह परेशान क्यों करूं। तुमने इस घर में कभी सुख नहीं देखा, पहले पति चला गया और अब ऐसी परेशानियों का सामना कैसे करोगी? तुम एक काम करो, महेंद्र को लेकर अपने मायके चली जाओ। कम से कम कोई तो सुखी और लंबे जीवन में जी ले। आखिर महेंद्र हमारे परिवार का इकलौता वारिस रह जाएगा। उसे बचा लो बेटी।
यह कहकर विक्रम सिंह फूट फूट कर रो दिए और पूर्णिमा भी रोते हुए विक्रम सिंह के पैरों के पास बैठ गई और कहा, पिताजी, भगवान गवाह है कि मैंने कभी आपको अपने पिता से कम नहीं समझा और बेटी की जगह आपने मुझे दी है। अब जबकि मेरे पिता समान ससुर जी और छोटे भाई जैसे देवर पर कोई विपत्ति आई है, तो क्या उन्हें छोड़कर मैं अपने मायके में जाकर बैठ जाऊं? बिल्कुल नहीं पिताजी, आप मुझे बताइए क्या बात है। बात चाहे जितनी भी कड़वी क्यों ना हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। विक्रम सिंह ने फिर कहा, सुनना चाहती हो तो सुनो। महंत जी ने मुझे सुमीर के तकिए के नीचे नींबू रखने के लिए कहा था और साथ ही ये भी कहा था कि अगर सुमेर के साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है, यानी कि किसी ने उस पर काले जादू का प्रयोग किया है, तो वो नींबू काटने पर एकदम लाल दिखाई देगा। और आज सुबह ही मैंने वो नींबू सुमेर के तकिए के नीचे से उठाया और उन नींबुओं का रंग बिल्कुल लाल था। पूर्णिमा लगभग चीखते हुए कहती है, क्या क्या कह रहे हैं आप पिताजी? विक्रम सिंह बोले, हाँ ये सब सच है। हमारे परिवार को काले जादू का श्राप लग गया है। महंत जी का कहा हुआ आज तक गलत नहीं हुआ। अब इस परिवार को कोई भी बचा नहीं सकता। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, बेटी की महेंद्र को लेकर बहुत दूर चली जाओ। कम से कम तुम दोनों तो इन सब से बचे रहोगे। फिर पूर्णिमा बोली, पिताजी, जब मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे थे, तब मेरे पास छोटा सा महेंद्र था, बस और कुछ भी नहीं। तब आपने मुझे बेटी का दर्जा देकर मुझे जिंदगी भर का सहारा दिया था और आज मैं आपके साथ खड़े रहना चाहती हूँ, आपका संबल बनना चाहती हूँ। एक बेटी होने के नाते अब मेरा यही फर्ज है। बस आप इतना कीजिए कि कोई भी बात, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, मुझे बता दीजिएगा। चलिए मैं महेंद्र को देख लेती हूँ। यह कहकर पूर्णिमा विक्रम सिंह के कमरे से बाहर निकल गई और विक्रम सिंह महंत जी को बुलाने के लिए संदेश भिजवाने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काले जादू का साया उस हवेली पर पूरी तरह से छाने लगा था। सुमेर सिंह को सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि खाने में भी ऐसी चीजें मिला कर दी जाने लगी जिससे वो पूरी तरह से तारा के वश में होता चला गया। सुमेर सिंह के खाने में तारा ने कुछ मंत्र पढ़कर राख और अन्य चीजें मिलानी शुरू कर दी। जाहिर है इस काम में उसे घर के किसी नौकर की मदद चाहिए थी और ये मदद बिना लालच के संभव नहीं थी। और इस काम में तारा की मददगार साबित हुई विक्रम सिंह की हवेली में काम करने वाली नौकरानी पारो। पारो ने सुमेर सिंह के खाने में तारा की दी हुई मंत्र पूरी राख और अन्य चीजें मिलानी शुरू कर दी, जिसका असर ये हुआ कि सुमेर सिंह को अपने आसपास किसी के साथ होने का एहसास 24 घंटे होने लगा था। लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि वो शैतानी सायों से घिरने लगा था। सुमेर सिंह के साथ ही कोई और भी था कि जिसे उन सायों का कुछ कुछ अनुभव होने लगा था और वो शख्स थे विक्रम सिंह। क्योंकि विक्रम सिंह की रातों की नींद खराब होने लगी और वो अपनी बड़ी सी हवेली में इधर से उधर टहलते रहते थे, तो उन्हें हवेली पर फैली हुई मनहूसियत का अंदाजा होने लगा था। क्योंकि बुरी शक्तियों को अंधेरे से ही ताकत मिलती है। कुदरत ने रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक का समय इन्हीं शक्तियों के लिए तय कर दिया है और कुदरत के इस समय में कोई भी दखल अंदाजी स्वयं कुदरत को स्वीकार नहीं। एक रात करीब 1:30 बजे विक्रम सिंह उदास मन से अपनी हवेली के बड़े से कमरे में सोच रहे थे कि महंत जी के मंत्र पाठ से हवेली में कुछ दिनों से शांति थी
और अब इतना असहज महसूस नहीं हो रहा था। पर वो यह नहीं जानते थे कि यह शांति तो सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि सुमेर सिंह के शरीर के भीतर उन शक्तियों का प्रवेश हो चुका था जिन्हें केवल मौत ही आजाद कर सकती थी। आधी रात को अपने कमरे में किताब पढ़ते हुए विक्रम सिंह अचानक बहुत गरजदार आवाज सुनकर चौंक गए। उनकी हवेली का सख्त पहरा, जहां पंछी भी पर नहीं फैला सकते थे, वहां पर इतनी खौफनाक आवाज, जैसे किसी ने उस हवेली पर बिजली गिरा दी हो। जैसे तैसे खुद को संभाल कर विक्रम सिंह हवेली के ठीक बीच में बने बड़े से कमरे में पहुंचे तो सन्न रह गए। शीशम की कीमती लकड़ी से बना वो बड़ा सा डाइनिंग टेबल, जिस पर 20 लोग एक साथ खाना खा सकते थे और जिसे थोड़ा सा भी खिसकाने में 5 पहलवानों का दम भी कम पड़ जाता था, वह डाइनिंग टेबल बीच से कटी हुई पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे बड़ी ही आसानी से उठाकर फाड़ डाला हो। विक्रम सिंह यह देखकर सदमे में आ गए और अपने आप को संभालने की कोशिश की। गरजदार आवाज सुनकर हवेली के सब नौकर चाकर और पूर्णिमा वहां पर दौड़ते हुए आ गए। विक्रम सिंह को एक नजर देखते ही पूर्णिमा समझ गई कि इस डाइनिंग टेबल के अलावा कुछ और भी था जो टूट गया था, और वो थे विक्रम सिंह। नौकरों में यह सब देखकर फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी। पूर्णिमा ने सबको अंदर जाने के लिए कहा और विक्रम सिंह के साथ चलती हुई धीमी गति से उनके कमरे में आ गई और विक्रम सिंह से पूछा, ये सब क्या है पिताजी? विक्रम सिंह आंखों में आंसू भरकर बोले, ये सुमेर सिंह की बुरी तकदीर है, जिसने हम सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। न तो वो सुमेर तारा को छोड़ेगा और न ही तारा हम सबको छोड़ेगी। तुमने देखा कि जो भारी मेज आज से पहले पहलवानों के उठाए न उठी, वो एक मामूली सी लकड़ी की तरह ऐसे टूट गई है जैसे कि किसी बच्चे का खिलौना हो। अब क्या होगा? क्या महान जी कुछ नहीं कर सकेंगे? यह सोचते हुए पूर्णिमा महान जी के घर संदेश भेजा कि विक्रम सिंह ने उन्हें याद किया है, और उनके घर से जवाब आया कि महान जी किसी गुप्त विधि के लिए कुछ दिनों तक सिर्फ घर से ही नहीं बल्कि गांव से भी बाहर रहेंगे। तब तक क्या होगा? क्या कोई ऐसा अनर्थ है जो कि विक्रम सिंह के परिवार को लील जाने वाला था? उधर सुमेर सिंह की हालत ऐसी होने लगी थी कि उसे हर पल कोई अपने साथ महसूस होता था, और हवेली के किसी भी कमरे में जाने पर विक्रम सिंह और पूर्णिमा भी किसी के होने को महसूस करने लगे थे। इसीलिए महेंद्र की सुरक्षा दिन प्रतिदिन कड़ी होने लगी थी, ताकि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। पर किसी आदमी की सुरक्षा से काली शक्तियां कब तक टलने वाली थी? आज अमावस की रात थी, यानी कि अंधेरे का राज आज पूरी रात था, और तारा अपने खतरनाक इरादे के साथ हवेली की दहलीज पर बिल्कुल ही नए भेष में दाखिल हुई, और इसके साथ ही आवाज गूंज उठी, वहीं रुक जाओ, अंदर आने की गुस्ताखी मत करना। तुम जैसों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। और यह आवाज थी विक्रम सिंह की। तारा शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है, ओ विक्रम सिंह, तुम यहीं सबसे पहले मिल गए। अच्छा हुआ कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया। तो चलो तुम्हारे बेटे की जान के बदले में एक सौदा करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मेरी सारी शर्तें मंजूर होंगी। आखिर मैं भी शैतान की गुलाम हूँ, तो शैतान के नाम पर तुम्हें बड़ी ही ईमानदारी से वचन देती हूँ कि मेरी शर्तें मानने से तुम्हारा परिवार कम से कम जिंदा तो बच जाएगा। विक्रम सिंह ने कहा,
मैं जानता हूँ कि तुम शैतानी गुलाम हो और तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ कि तू खुद यहाँ चल कर आई है। मुझे पता था कि आज नहीं तो कल तू अपना असली रंग जरूर दिखाएगी, और आज ये वक्त आ भी गया। वैसे तो मैं तुझ जैसों को अपनी हवेली के आसपास भी नहीं भटकने देता, पर अब जब की बात मेरी खुद की औलाद की है तो मैं तेरे मनहूस मुंह से तेरी शैतानी शर्तें सुनना चाहता हूँ। बोल, मैं सुन रहा हूँ। तारा इटला कर बोली, मेरी पहली शर्त है कि वो पूर्णिमा और उसका बेटा महेंद्र यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएं। और दूसरी और आखिरी शर्त है कि तुम सुमेर सिंह से मेरी शादी खुद करवाओगे। फिर विक्रम सिंह ने कहा, ये घर मुझसे ज्यादा पूर्णिमा का है। वो मेरी बेटी है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि उसने सही मायने में मेरी बेटी होने का फर्ज अदा किया है। वो चाहती तो महेंद्र के साथ इस हवेली को छोड़कर बहुत पहले चली जाती। जब उसे पता चला कि यहाँ उसकी और महेंद्र की जान को खतरा है, लेकिन वो एक बहादुर बेटी की तरह हर समय हर तकलीफ में मेरे साथ खड़ी रही। वो कहीं नहीं जाएगी। और रही तुम्हारी और सुमेर की शादी, तो खुद ही सोचो, क्या कभी इंसान और चुड़ैल की शादी देखी है? विक्रम सिंह के इस वाक्य ने जैसे आग में घी का काम किया और तारा एकदम से अपने रौद्र रूप में आ गई।